प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 8 के प्यारे से बच्चे, और आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और ज्योग्राफी का लेक्चर लेके आया हूं, आपका 1 शॉट सीरीज होगा ये लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे आपका हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं आपके ज्योग्राफी में क्या क्या चैप्टर हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा जी खनिज संसाधन के बारे में, फिर उसके बाद आपका ऊर्जा संसाधन है, और इसको पढ़ा के आपका चैप्टर ज्योग्राफी बंद किया जाएगा। उसके बाद आपके चैप्टर शुरू हो जाएंगे फिजिक्स आपके जो भी इतिहास है, भूगोल और लोकतांत्रिक है, इसके लेक्चर चालू होंगे। मैथ का लेक्चर पढ़ा है, बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब से बना रहे हैं। लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि वीडियो में आपको 2-3 दिन समय लगता है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप वैसे ही बनाते रहिए। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत भर भर के क्वेश्चन दिया हूँ, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपना अच्छा खासा उसमें नॉलेज हासिल कर सकता है और ज्ञान हासिल कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और प्यारे बालक जी, आपके चैप्टर में आज हम एनर्जीज ऑफ रिसोर्स पढ़ेंगे, एनर्जी रिसोर्स के बारे में, ऊर्जा संसाधन के बारे में। और बताता हूँ, ये चैप्टर ज्योग्राफी जो आपका है ना 8 क्लास का, डायरेक्टली मैच करता है क्लास 10 से। सेम चैप्टर वहाँ पर भी है, ये बेस है आपका। मैं बोलता हूँ जो बच्चा अगर 8 क्लास में ठीक से पढ़ लिया ना, उसकी 10th क्लास के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलो कुछ कहानी, लेकिन आपका बच्चा वाला क्लास तो बिल्कुल कुछ कहानी के तौर पर आपको समझाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर क्लास 10th में ऐसा नहीं होता है। फिर भी चलो शुरू करते हैं। कहता है कि विद्यालय में बच्चों की भाषण प्रतियोगिता हो रही थी, इसके लिए बच्चे कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। भाषण का विषय था ऊर्जा संसाधन। आपको यहाँ पर एनर्जी रिसोर्स के बारे में भाषण देना था। बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे थे बहुत 2-4 दिनों से। प्रतियोगिता के दिन सही बच्चे के लिए काफ़ी उत्साहित थे। उद्घोषक ने आवाज़, उद्घोषक मतलब जो एलाउंसर था उसने बोला, जैसे बोला, उसके आवाज़ के साथ ही पूरे शांति छा गई। उद्घोषक ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए विभिन्न पहलुओं पर पहलुओं पर कई बच्चे आकर अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। सबसे पहले मैं सुषमा को अपनी बात रखने के लिए बुलाता हूँ। उसने पहले सुषमा को बुलाया। सुषमा बोला। सभी श्रोताओं ने ताली बजा के उसका स्वागत भी किया। सुषमा ने कहा, आदरणीय शिक्षक वृंद, भाइयों एवं बहनों, ऊर्जा की आवश्यकता हमारे प्रारंभिक काल से ही हो रही है। विकास के आरंभिक दौर में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया गया। कालांतर में लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा का उपयोग बढ़ा। परंतु जब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस का भी हम उपयोग कर रहे हैं। ऊर्जा के इन संसाधनों को बृहद रूपों में 2 वर्गों में रखा जाता है, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत सोर्स। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जो सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील एवं और नवीनकरणीय है। ये एक बार खत्म हो जाएगा तो इसको दोबारा नहीं बनाया सकता है। परंपरागत सोर्स के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम। एग्जाम्पल आपको याद रखना, पेपर में डायरेक्टली क्लास 10th में ही पूछा जाता है कि कौन परंपरागत स्रोत है, कौन इसमें से गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण है, ऐसा डायरेक्टली पूछा जाएगा। इसके कुल भंडारण से हमें उपयोग कई मात्रा में गैस हमेशा इसकी गैस घटती रहती है, मतलब इसकी मात्रा घटती रहती है, और ये क्षयशील और संसाधन है। धन्यवाद। सभी ने ताली बजाकर सुषमा का स्वागत किया। उद्घोषक ने पुनः आवाज़ दिया, अब्दुल आपके सामने आकर बोला, कोयला जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। अब्दुल ने स्टेज पर आकर का अभिवादन किया और बोला, भारत में कोयला शक्ति का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देश का इसका कुल भंडारण लगभग 26,454 करोड़ टन है। कोयला एक औषधि चट्टान है जो वनस्पतियों के भूगर्भिक हलचलों के कारण भूमि में दब जाने के से बनती है, लेकिन बनने बहुत समय लगता है। अब्दुल ने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 भाग में बांटा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था क्लास 10 में डायरेक्टली कि इसमें से कौन अच्छा कोयला है और कौन घटिया कोयला है। सबसे अच्छा कोयला आप देख पा रहे हैं जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी अच्छा कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा जितना कम होगा घटिया कोयला है। सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, 90% से अबव उस पर कार्बन की मात्रा पाई थी, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है, और सबसे घटिया पीट कोयला होता है। कोयला उत्पादक देशों में राज्य में अमेरिका, रूस, चीन, भारत का प्रमुख स्थान है। भारत में कोयला गोंडवाना समूह के टर्शियरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। कोयला भंडार का 90% हिस्सा गोंडवाना समूह में है। इस प्रकार कोयले के दामोदर, सोन, महानदी, वर्धा नदियों की भ्रांश घाटियों में पाई जाती है। उत्पादन राज्यों में झारखंड का झड़िया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कानपुर, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरमिरारी, विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया तथा पोहपानी
एवं महाराष्ट्र का चंदावर्धक, कामपटा एवं वर्धर प्रमुख है। टर्शियरी कालीन कोयला का असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर में निकाला जाता है। टर्शरी युग की चट्टानों में निम्न कोटि के कोयला पाया जाता है। उसमें पाया जाता है लिग्नाइट कोयला, आपको लिग्नाइट बता दिया जिसमें 50-70% कार्बन होता है। इसका उत्पादन तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन तथा राजस्थान, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में होता है। सभी ने पुनः ताली बजाई। उद्घोषण ने पुनः घोषणा की सुखबिंदर आएंगे तथा पेट्रोलियम जो मानव के जीवन में अनिवार्य अंग बन गया है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सुखबिंदर के आते ही बच्चों ने ताली से जोरदार स्वागत किया। सुखबिंदर ने बड़ी अच्छी तरह से अपनी बात रखनी शुरू की। दोस्तों, भारत में पेट्रोल पहली बार 1866 में पता चलाया गया था। पहली बार पेट्रोलियम का पता 1866 में पता चला था। और 1890 में डिगबोई में पहली बार तेल का तो पहली तेल शोधक कारखाना कहाँ पर मिला था? तो डिगबोई में। क्लास 10th में कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। इसके बाद 1959 में खंभात के क्षेत्र में, फिर 1975 में मुंबई हाई हिल क्षेत्र को पता चला। भारत के अलावा मध्य पूर्व देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं यूरोप में भी तेल पाया जाता है। विश्व के तेल उत्पादक में सभी देशों में इराक का किरकुक, ईरान के मस्जिद सुलेमान, गजसारन, करमसान शाह तिलाली, सऊदी अरब में दमाम, कातिफ, अबकेक, बुकबा, कुवैत में बुर्गन क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। कौन कौन? असम, अरुणाचल प्रदेश। तेल उत्पादन की दृष्टि से पहला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। डिगबोई, नरकटिया, हुंगड़ी, गजन, मुड़ान, सदन, निगरोई और बोरहोल्ला मुख्य उत्पादन केंद्र है। गुजरात राज्य में अलंकेश्वर, कुलाल, बलोल, कोसंबा और मेहसाना, बकरोल, नगर, नावगांव इत्यादि मुख्य हैं। ये कुछ आपको यहाँ पर एक डायग्राम से दिखाया गया है और यहाँ पर जो भी डायग्राम में दिख रहा है उसका कोड यहाँ पर दिया गया है। सी से कोयला का है ना, जहाँ जहाँ सी लिखा है वो कोयला खान है। जहाँ जहाँ पर तेल होगा वहाँ पर ओ बनाया गया होगा। जैसे देखें यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर तेल, यहाँ पर तेल, ठीक। जहाँ जहाँ पर टी है उसका मतलब तापीय ऊर्जा केंद्र है। वहाँ पर जहाँ पर ऐसा ये डॉट वाला ऐसा चिन्ह है वो एच बी जे गैस का पाइपलाइन है। और जहाँ पर ऐसा साइन होगा ये कोयला को डिनोट करता है। तो ये साइन आपको दिख रहा होगा, टी तो बहुत दिख रहा है। चलो अब आते हैं उत्पादन केंद्र। महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम अरब सागर में मुंबई हाई प्रमुख उत्पादन केंद्र है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक जलमंच बनाया गया है जो तेल खनन का काम करने में मदद करता है। देश के पूर्वी भाग में कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के बेसिन में विशेष रूप से नरीमानन एवं कोविली कपलम में तेल मिले हैं। इसके अलावा पश्चिमी राज्य राजस्थान में बाड़मेर बेसिन के मंगला क्षेत्र में तेल मिला है। ये सभी कच्चा तेल उत्पादक केंद्र है। कच्चा तेल अशुद्ध तेल होता है, इसलिए इनका उत्पादित तेलों का शोधन करने में विभिन्न उपयोग के लायक बनाया जाता है। इन ऐसे शोधक केंद्रों को परिष्करण तेल शोधन कहा जाता है। जो देश में हम लोग के 18 से अधिक तेल शोधन कर जो कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं अभी निजी क्षेत्र में कई केंद्र विकसित किए गए हैं। बिहार में बरौनी ऐसा एक तेल शोधनशाला है। ये तेल शोधनशाला है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ऐसा कहकर सुखविंदर अपनी बात को ख़त्म की। उद्घोषक की आवाज़ गूंगी। अब समक्ष सुनीता अपनी बात सुनाएगी और कई ऊर्जा के स्रोत के बारे में अपना आपका ध्यान आकृष्ट करेगी। सुनीता सादे कदमों में साथ मंच पहुंची, माइक संभाल कर कहना शुरू किया। आदरणीय शिक्षकगण, अतिथियों एवं साथियों, ऊर्जा के कई स्रोत होते हैं जैसे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में क्या होता है? प्राकृतिक गैस जैसे मोटर गाड़ी चलाने में, खाना पकाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कुल भंडारण जो है 700 अरब टन है। देश में 3,340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन इसका बिछाया गया है। इसी के अंतर्गत विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है जो 17 से 30 किलोमीटर सबसे लंबा गैस पाइपलाइन है। आप इसको याद रख सकते हैं कंपटीशन की दृष्टि से। सबसे गैस पाइपलाइन कौन सा लंबा है? तो विजयपुर जगदीशपुर वाला जगदीशपुर गैस पाइपलाइन सबसे लंबा है। फिर बोलती है जल से विद्युत बनाया जाता है। देश में
जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। बाद में कावेरी नदी शिवमंदरम कर्नाटक में जो है सफल कर व्यवस्थित उत्पादन शुरू किया गया। इसके लिए देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के द्वारा कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए हैं। इनमें से भाखरा नंगल परियोजना जो सतलज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भाखरा नंगल परियोजना कहाँ स्थित है, तो सतलज नदी पर है। दामोदर घाटी नदी परियोजना जो दामोदर नदी पर स्थित है। रिहंद परियोजना जो सोन नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना जो महानदी पर स्थित है। ये मैं बोलता हूँ, इसको आप कहीं साइड से लिख के याद ही कर लेना। तुंगभद्रा परियोजना जो ये तुंगभद्रा नदी पर है, और इस परियोजनाओं में हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना है, जबकि भाखरा नंगल परियोजना 225 मीटर ऊंची है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ये क्वेश्चन तो कई बार मैं तो बहुत बार खुश होता हूँ ऐसे आपके बुक देखकर 8 क्लास वाले बच्चों का, कि आप अगर अभी से भी अपना बुक पढ़ते हैं ना, ऐसे हम लोग तो नोट्स प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप बुक जरूर पढ़िएगा। ये आपकी पेज तैयार करेगा, आपका नंबर तो 8 क्लास में अच्छा आएगा ही आएगा, साथ में आप क्लास 10 में जाकर टॉपर बनेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। कोयला पेट्रोलियम प्रकृति गैस की सहायता में उत्पादित बिजली अब ताप विद्युत के बारे में बता रही है। इसे ताप विद्युत कहा जाता है। देश में प्रमुख ताप विद्युत केंद्रों में कहलगांव, कोरबा, सिंगरौली, फरक्का, तालचर, बरौनी, ओबरा, नासिक और पत्तुरातू और बोकारो प्रमुख है। और फिर परमाणु ऊर्जा के बारे में बता रही है। देश में यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है। यानी परमाणु ऊर्जा किससे बनता है, तो यूरेनियम से बनता है। यूरेनियम का एक एलिमेंट्स है जो फिनलैंड में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडारण है। फलतः पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र 1955 में तारापुर में बनाया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो 1955 में तारापुर में था, जो महाराष्ट्र में है। इसके बाद राणा प्रताप सागर कोटा में राजस्थान में है। फिर कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है, और गगरपाड़ा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, कुंडकुलमपुर जो तमिलनाडु में है। धन्यवाद। इससे अपने ताली बजाकर सबने स्वागत किया। उद्घोष ने पुनः दिया कि आपके सामने सबने गैर पारंपरिक सुहृदों के बारे में डेविड अपनी बात रखेंगे। डेविड ने स्टेज पर आकर अपना बात कहना शुरू किया। कहते वर्तमान समय में हम पढ़ें गैर ऊर्जा परंपरा। वर्तमान समय में ऊर्जा की ऐसी कई स्रोत खोजे गए हैं जिनका भंडार असीमित है, ये ख़त्म नहीं हो सकता है। जैसे कि इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नवीनकरणीय स्रोत कहा जाता है, क्योंकि ख़त्म नहीं हो सकता है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 20 मेगावाट सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से ऊर्जा बनाओ, डेली सूर्य उगेंगे ऊर्जा बनाओ, पवन से ऊर्जा बनाओ, ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं। पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर गहराई पर 1 डिग्री तापमान वृद्धि की जाती है। इसमें दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा का ताप संग्रहित ऊर्जा का विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत बन गई, जिसे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये भी असीमित है, जितना यूज करें बर्फ पवन तेज हवा बहेगा, इसलिए पवन ऊर्जा प्राप्त कीजिए। जहाँ पर ये देश की गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसका दोहन की अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि वहाँ पर तेज़ हवा चलती है। इसके लिए कम से कम हवा का रफ्तार अच्छा होना चाहिए। जो क्लास 10 में बताया गया, कम से कम 15-20 किलोमीटर प्रति किलोमीटर से हवा, कम से कम उतना स्पीड में हवा बहना चाहिए। ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 50-60 टन मेगावाट है। गुजरात में लंबा एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। अब देखो, ये सब चीज़ पढ़ने के बाद हमको पढ़ना चाहिए संसाधन का संरक्षण कैसे करें, इसको बचाना भी ज़रूरी है। देखो, नहीं बचाएंगे तो भाई देखो आने वाला पीढ़ी को कैसे मिलेगा। तो इसका दोहन हम अच्छे से करें, जितना यूज है उतना करें। घर में बिजली की जरूरत नहीं है तो उसको बिजली बंद कर दें। लाइट को फालतू जलते हुए ना छोड़ा जाए। इस तरह से हम लोग बिना जलते हुए अपनी चीज़ों को हम बचा सकते हैं। अब आपके हम क्या आते हैं बुक वाले क्वेश्चन। उसके पहले हम आपके जो भी नोट्स हैं जो आपके लिए दीदी ने बनाया है, इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं आपके लिए। चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके साथ में हो गया है। ये किताब जो आता है भूगोल के अंतर्गत आता है। देखो, किस नदी पे कौन सी परियोजना, अगर दीदी ने नोट्स में नहीं लिखा होगा तो फिर भी आपको मैं बोलता हूँ याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। दीदी ने टॉपिक को नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आप उसको वहीं से मैं जहाँ से पढ़ाया था बुक से ही आप उसको याद कर लीजिएगा। ऐसे आपको बोल दिया गया ना उसको याद रखना, तो बिल्कुल याद रखना है। सब चीज़ आपको लिख के देना ही जरूरी नहीं है। जब बुक में है तो बच्चे पढ़ के याद कर लेंगे। अब अभ्यास के आपके प्रश्न आंसर है, देखना है ऐसे क्वेश्चन उसमें से बन जाएगा। देखो, गोंडवाना कालीन के चट्टानों में खनिज के भंडार है, ठीक है।
कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? सबसे अच्छा कोयला पूछा है तो एंथ्रासाइट होता है, डी हो जाएगा। सबसे घटिया पूछेगा पीटी। ये क्लास में 10th में डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। सिंगरौली कोयला के क्षेत्र में किस राज्य में आता है? तो ये मध्य प्रदेश में आता है। हुंगरडीन के में किसका उत्पादन होता है? तो डी पेट्रोलियम का। पवन ऊर्जा का उत्पादन में संभावित क्षेत्र कौन है? तो हम अभी पढ़े थे पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है सांबा, तांबा, संबा, लंबा क्या दिए समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर तांबा लिखा गया है, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर लंबा है, संबा है, तो लंबा है, बहुत दिन तक इसका इस्तेमाल किया सकता है। पूगा घाटी प्रसिद्ध है भूताप के लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए। देखो आगे ना क्वेश्चन, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस पर है? तो महानदी पर है। बगल में क्वेश्चन आते हैं तो किस नदी पर कौन सा परियोजना है उसको आप जरूर याद रखेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं तो आने वाला क्लास के लिए तो बहुत ज़रूरी है। आप अभी छोटे से क्लास में तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाए, लेकिन बुक में दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेस है आने वाले फ्यूचर के लिए। इस तरह से आपका चैप्टर होता है फिनिश। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मस्त में रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन साथ साथ में अपने सारे सब्जेक्ट को जरूर पढ़िए। यही पर्पस, इसीलिए इस साल आपको सब कुछ के नोट्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। धन्यवाद।